हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 5th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड्स बेसिकली होते क्या है। तो सॉलिड यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सॉलिड्स आर केमिकल सब्सटेंस। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड्स आर केमिकल सब्सटेंस और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड को हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं। तो सॉलिड में एक डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है। इसके अलावा सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, आकार होता है एक निश्चित आयतन होता है सॉलिड का, रिजिडिटी होती है सॉलिड की, ठीक है। इसके अलावा हाई डेंसिटी होती है और लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जिसका डेफिनेट शेप हो, वॉल्यूम हो, रिजिडिटी हो, हाई डेंसिटी और लो कंप्रेसिबिलिटी हो, तो हम कहेंगे कि वो केमिकल सब्सटेंस क्या है, हमारा सॉलिड है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी कि जिससे ये बना होता है, वो जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के से बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े होते हैं, बिल्कुल पास पास क्लोजली पैक होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स। उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत अच्छे बॉन्ड बने हुए होते हैं, यानी कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, दो पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स काम करता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस सॉलिड कहलाते हैं, राइट। अब देखते हैं कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली सॉलिड यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली हम किसे कहेंगे और एमॉर्फस सॉलिड हम किसे कहेंगे। क्रिस्टलाइन बेसिकली इसे हिंदी में हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और एमॉर्फस को हम अक्रिस्टलीय कहेंगे, राइट। तो इनका देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड की और एमॉर्फस सॉलिड की। तो सबसे पहले तो हमने जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उनमें डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, ठीक है। जो आपका केमिकल सब्सटेंस है या जो सॉलिड है, जो क्रिस्टलाइन है, ठीक है, उनमें क्या होंगे, जिन पार्टिकल से वो बने हुए हैं, यानी कि जिन पार्टिकल से वो सॉलिड या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बना हुआ है, उनमें एक निश्चित और रेगुलर अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इनमें ये पार्टिकल्स है, ठीक है। ये क्या होता है कि निश्चित व्यवस्था में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहला पॉइंट कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है जिनमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्पेस में एक डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं। तो उसी के कंपैरिजन में अगर उसका डिफरेंस में देखें तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है कि इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का स्पेस में, बिल्कुल कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, दो पार्टिकल के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस और एक तरह की ज्योमेट्री जो है वो बनाता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई रेगुलर अरेंजमेंट वहां पे नहीं होते हैं स्पेस में पार्टिकल्स के, राइट। सेकेंड है कि हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, और जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि हैव लॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में रहेंगे उनका जो क्रम है वो अच्छा होता है। क्रम क्या होता है, लॉन्ग होता है, एक के बाद एक के बाद एक जो है वो लगे हुए होते हैं, एक निश्चित क्रम में लगे हुए होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये क्रिस्टलाइन पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड होंगे उनमें शॉर्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है, जैसे कि तीन पार्टिकल यहाँ लग गए, फिर तीन पार्टिकल यहाँ लग गए, कुछ भी अरेंजमेंट हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है, शॉर्ट ऑर्डर होते हैं अरेंजमेंट एमॉर्फस सॉलिड में, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कि दीज आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। कहने का क्या मतलब है एनाइसोट्रोपिक का, एनाइसोट्रोपिक का बेसिक से मतलब है कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी उस सब्सटेंस की, वो सभी डायरेक्शन में जो है वो डिफरेंट हो सकती है। क्या,
जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंस की, जैसे कि कंडक्टिविटी ले लो आप, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ले लो, ओके, इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी ले लो, तो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सभी डायरेक्शन में जो है वो डिफरेंट होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम होती है, सभी डायरेक्शन में सेम होती है। तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा है, वो सब्सटेंस आइसोट्रोपिक है, और डिफरेंट होगी तो हम क्या कहेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा है, एनाइसोट्रोपिक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। इसके अलावा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि इन एमॉर्फस सॉलिड जो है वो एक सर्टेन रेंज के टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट। जब भी आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो उनके कट के बाद आपको वहां पे जहां कट करते हैं आप, तो आपको एक स्मूथ सरफेस मिलता है, एकदम क्लीन कट होता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, और आपको कट जो है वो स्मूथ मिलता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स को जब आप कट करते हैं तो वहां पे आपको क्लीवेज जो है, या क्लीवेज की जगह जो है वो कट स्मूथ नहीं होते, वो इरेगुलर क्लीवेज देते हैं कट पे, राइट। तो ये थे डिफरेंस यहाँ पे, कि जो दो तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिन्हें हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, उनमें क्या डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि क्रिस्टल लेटिस और यूनिट्स। बेसिकली हमें इस यूनिट में क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ना है, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं कि क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल लेटिस क्या होते हैं, फिर क्रिस्टल लेटिस में यूनिट सेल्स क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे, वैसे हमने अभी पढ़ा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या, रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। इफ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड, इसमें जैसे कि आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, क्रिस्टल लेटिस क्या होते हैं, कि क्रिस्टल लेटिस में क्या होता है कि जो भी इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है एक रेगुलर और रिपीटिंग यूनिट में होता है। जैसे कि आपको रेड कलर में ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, यहाँ पे रेड कलर में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये पूरा क्यूब दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ इस क्यूब में आप देखेंगे बेसिकली तो कितने एटम है, यहाँ पे इस क्यूब में कितने एटम है, ये क्यूब कितने एटम से बना है, 8 एटम से बना हुआ है ये, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं कि यही क्यूब जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, ये फर्स्ट एटम इस क्यूब का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया इसका फिफ्थ एटम, ओके, सिक्स्थ, एक मिनट, ये पीछे वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा एक क्यूब है वो 8 एटम से बना हुआ है, और यही क्यूब जो है वो बार बार आप देखेंगे कि इस यूनिट में जो है, या स्ट्रक्चर में जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो मिलके क्या बनाती है, क्रिस्टल लेटिस बनाती है, ठीक है। तो हम फिर फाइनली इस को अगर डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप कहेंगे अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। कुछ पॉइंट्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा रेगुलर, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लेटिस कहेंगे, ओके। एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर है, राइट। तो यहाँ पे आप इसे क्लियर कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा आपका एक क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा, इससे आगे जो है वो बहुत सारी यूनिट्स जुड़ सकती है, इसके आगे भी जुड़ सकती है, इसके ऊपर भी जुड़ सकती है। तो एक रेगुलर फिक्स अरेंजमेंट में जुड़ती है यूनिट्स, तो उसे हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, ओके। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो ये लेटिस होती है वो कितने टाइप की होती है और किस तरह से इनमें अरेंजमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे हम कहते हैं देयर आर ओनली 14 पॉसिबल क्रिस्टल लेटिस,
देखो वैसे बेसिक में तो 7 ही होती है, पर उनके भी अगर आप टाइप निकालेंगे तो 14 होती है, जिन्हें आप ब्रेवियस लेटिस कहते हैं। ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, ब्रेवियस लेटिस कहते हैं। जर्मन फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले दी थी, उसके नाम के आधार पर इसको नाम दिया गया है 14 ब्रेवियस लेटिस, क्रिस्टल लेटिस। ओके, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस है, इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जबकि यहाँ पे अगर आपको इनकी बेसिक क्रिस्टल लेटिस देखनी हो तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि एक होती है प्रिमिटिव टाइप, एक होती है फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, वो सारी देखेंगे। पर वो क्या है, उस क्रिस्टल लेटिस की यूनिट सेल्स है, उनको देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इन क्रिस्टल लेटिस की बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली ईच पॉइंट इन लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट और लेटिस साइड। जैसे कि ये आपकी एक लेटिस है, क्रिस्टल लेटिस, तो ये ईच पॉइंट, ये पॉइंट, हर पॉइंट अपने आप में क्या कहलाता है, लेटिस पॉइंट कहलाता है या लेटिस साइड कहलाता है। तो इसे आप क्या कह सकते हो, ये हमारा एक लेटिस पॉइंट है या फिर इसे लेटिस साइड कहते हैं। ठीक है, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लेटिस रिप्रेजेंट्स वन कांस्टेंट पार्टिकल विच मे बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस में हर लेटिस पॉइंट जो है वो उस क्रिस्टल सब्सटेंस के कांस्टेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। वो एक पार्टिकल एटम भी हो सकता है, ये हमारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि लेटिस points are joined by straight line to bring out geometry of the lattice। ओके, यहाँ पर आपको जितने भी पार्टिकल दिख रहे होंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दिख रही है कि हर लेटिस का पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेट लाइन से जुड़ने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर जैसे ये स्ट्रेट लाइन से जुड़ेगा, ये एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आपको दिखाएगा और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देगा। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ देखो एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना है, क्या बना है यहाँ पे, क्यूब बना है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं, अगर आप इसे लेटिस ना कहें तो आप कहेंगे कि ये क्यूब जो है वो रिपीट हो रहा है इस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, राइट। तो ये इनका जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्रिस्टल लेटिस का। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्रिस्टल लेटिस को डिफाइन कर लिया हमने। अब क्रिस्टल लेटिस में ही यूनिट सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यूनिट सेल क्या होता है, ये जो आपको एक क्यूब दिख रहा है ना, ये पूरा तो आपका क्रिस्टल लेटिस था। ओके, एक क्रिस्टल लेटिस, इसी क्रिस्टल लेटिस में ये आपको एक क्यूब दिख रहा है, इस एक क्यूब को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। क्लियर है, ठीक है। तो इस एक क्यूब को हम यूनिट सेल कहते हैं। डिफाइन करते हैं कि यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस which when repeated in different direction generates entire lattice। मैंने कहा था कि ये जो क्यूब है ये इस डायरेक्शन में आप लगाते जा रहे हैं। ठीक है, इसी क्यूब को आप इस डायरेक्शन में भी पास से पास लगा सकते हैं, ऊपर भी एक के ऊपर एक क्यूब रख सकते हैं, नीचे भी एक के ऊपर एक क्यूब रख सकते हैं। इस तरह से एक पर्टिकुलर सभी डायरेक्शन में एक क्यूब को पास पास रखकर आप पूरे लेटिस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, यूनिट सेल क्या होता है, उस लेटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जिसको हर डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करके एक लेटिस, पूरे इंटायर लेटिस को जनरेट किया जाता है। ओके, अब इस यूनिट सेल की जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि इट्स डायमेंशंस along the three edges A, B, C, these edges may or may not be mutually perpendicular। ओके, एक क्रिस्टल लेटिस में, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, देखो ये हमारा क्या है, एक यूनिट लेटिस है। हम कह रहे हैं कि यूनिट लेटिस में 3 डायमेंशंस होगी, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे 3 एजेस होगी, एज ए, एज बी और एज सी। ठीक है, अब ये तीनों एज जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकती है और जरूरी भी नहीं है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दोनों केस हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन दो एजेस के बीच में सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन दो एजेस के बीच में, किसी भी ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, सी ए के बीच में जो है यहाँ पे एंगल्स होते हैं, ए, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे
तीन तो हमने एक यूनिट लेटिस में क्या आइडेंटिफाई किया कि तीन तो एजेस है और तीन जो है यहाँ पे एंगल है। तो इस तरह से एक यूनिट लेटिस में हमने 6 पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अल्फा हमने किस एंगल को कहा है, बीटा हमने किस एंगल को कहा है और गामा किस एंगल को कहा है। तो बेसिकली आप इसके पीछे एक ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि भूले ना। ए बी सी अल्फा बीटा गामा। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो ए बी होगा उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, गामा। बी सी होगा, इसके नीचे जो बीटा है इसको छोड़ दो, बी सी होगा उसके बीच में हमेशा क्या बनेगा, अल्फा। ओके, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी के बीच में हमेशा कौन सा एंगल बनेगा, बीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, एक दूसरे के नीचे लिख लो। ओके, और जिन दोनों एजेस की बात कर रही है उसको छोड़कर आप तीसरा वाला एंगल चेक करो, वो एंगल उन दोनों एजेस के बीच में रहेगा। तो इस तरह से एंगल डिसाइड होता है, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए और ये है हमारी ए एज, ये है बी एज। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने क्या रखा है, गामा। यहाँ पे भी देखो ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए, हमेशा गामा। यहाँ पे ए और सी के बीच में क्या है, एंगल बीटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा ए और सी के बीच में देखना है तो इनके नीचे वाले एंगल को छोड़ दो और वहां पे क्या एंगल रखेंगे हम, बीटा। तो इस तरह से जो है डिसाइड करते हैं एंगल्स। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक यूनिट सेल को हम 6 पैरामीटर्स से एक्सप्लेन करते हैं, 3 तो एज और 3 ही एंगल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि प्रिमिटिव सेल्स और सेंटर्ड सेल्स क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट सेल में प्रिमिटिव सेल क्या होती है। जो हमने अभी देखा है एक क्यूब को, वही उसी को हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं। ठीक है, एक क्यूब के ओनली कॉर्नर्स पर जो है वो कांस्टेंट पार्टिकल लगे हुए हैं और कहीं नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स पर जो है कांस्टेंट पार्टिकल लगे हुए हैं एक यूनिट सेल में। तो वो सेल जो है हमारी क्या कहलाएगी, वो सेल हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगी। ठीक है, ओनली ऑन कॉर्नर पोजीशन लगे हुए थे। सेंटर्ड यूनिट सेल जो है यहाँ पे 3 तरह की होती है। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 तरह की होती है। एक तो होती है बॉडी सेंटर्ड, दूसरी होती है फेस सेंटर्ड और तीसरी होती है एंड सेंटर। बॉडी सेंटर, फेस और एंड सेंटर। ठीक है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर कैसे दिखाई देता है वो देखो, यहाँ बता देती हूँ। ये है आपकी प्रिमिटिव सेल, ये जो डायग्राम दिख रहा है प्रिमिटिव सेल। ओके, बेसिकली आप जब कांस्टेंट पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे ये कुछ इस तरह से होता है, कांस्टेंट पार्टिकल लगे इस तरह से होते हैं, पर आपको जब समझना है तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्या है देखो, ऊपर 4 एटम लगे हैं, ये 4, यहाँ पर भी ऊपर के सरफेस की तरफ 4 एटम लगे हुए हैं, इसके नीचे 4 है। ठीक है, इसके नीचे भी 4 है, 2 तो आपको इधर से दिख रहे हैं और 2 इसके उधर है। ठीक है, पीछे की तरफ है। तो इस तरह से लगे हुए होते हैं, पर यहाँ पे आपको पूरे एक्सप्लेन करना है, इसलिए आपको इसको एक तरह से कहे कि बॉल स्टिक मॉडल के रूप में आपको क्यूब में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये पूरा आप क्यूब में आपको अगर एक्सप्लेन करना है और इसको कट करके देखते हो कि एक यूनिट सेल में एक्चुअल में कितने एटम्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर कॉर्नर पर जो लगा हुआ है कांस्टेंट पार्टिकल वो कटता है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, वो क्या होता है, कटता है, उसका 1/8 पार्ट जो है वो उसका हिस्सा बनता है एक यूनिट सेल का, राइट। चलो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का बेसिकली क्या मतलब है कि ये जो यूनिट सेल है ना प्रिमिटिव, वो एज इट इज रहती है, बस इस क्यूब के बिल्कुल बीच सेंटर में आके एक दूसरा मॉलिक्यूल आ जाता है, जैसे कि इसमें बैठ गया देखो,
स्ट्रक्चर में बैठ गया, यहाँ पे कुछ नया नहीं हुआ है, बस बीच में एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा आ गया बिल्कुल उसके सेंटर में, क्यूब के सेंटर में। तो इस तरह का जो लेटिस होगा, यूनिट सेल होगा, उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, 3D में आप उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है इसके ये इतने होते हैं, राइट। तो बेसिकली मैंने कहा कि 1/8 एक कॉर्नर पर जो है 1/8 ही एटम उस यूनिट सेल का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे जो है आपका कितना मॉलिक्यूल हिस्सा होगा इस एक यूनिट सेल का। देखो हर कॉर्नर पर कितने लगे हुए थे, 8 लगे हुए हैं। हर कॉर्नर पे को मिला के देखे पार्टिकल्स तो वो 8 पार्टिकल लगे हुए हैं बेसिकली टोटल देखे तो, ठीक है। और हर कोना ओनली 1.8 हिस्सेदारी रखता है एक यूनिट सेल में, ठीक है। तो 8 है तो वो कितना होगा टोटल 1, क्लियर। 1/8 इंटू 8 कितना मॉलिक्यूल हुआ 8। तो ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ये सब मिला के एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, एक मॉलिक्यूल का ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। और बीच में जो ये बॉडी के सेंटर में लगा हुआ है वो पूरा का पूरा रहेगा तो 2। तो टोटल मिला के बॉडी सेंटर की एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, तो हम कहेंगे एक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर में 2 एटम होते हैं। जबकि प्रिमिटिव सेल में कितने होते हैं, प्रिमिटिव सेल में तो एक ही होता है। क्यों, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी जो कॉर्नर पे है उसकी तो 1/8 है और 8 कॉर्नर पे लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि एक पार्टिकल एक यूनिट सेल में होता है। ओके, नाउ देखते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है यहीं से शुरुआत होती है हर चीज की, ठीक है। ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसके सेंटर पे ना लग के हर सरफेस पर एक एक मॉलिक्यूल आके बैठ जाता है, ठीक है। देखो इसके बॉडी के सेंटर में नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, पर इसकी सरफेस कितने हैं, 6 सरफेस है। ऊपर वाला यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आ गया, ये साइड वाला यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, बिल्कुल इसके सामने वाला है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, फिर नीचे वाले के साथ एक मॉलिक्यूल, इसके पीछे भी एक सरफेस है या फिर कहे फेस है, ठीक है, फलक जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ओके, यहाँ पीछे वाले के लिए एक, और इस पीछे वाले के सामने भी तो एक फलक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी इसके सेंटर में एक। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने लग गए, 6 फलक है, तो 6 एटम यहाँ पे आके लगे हैं। पर क्या वो 6 के 6 एटम पूरी तरह से उस एक यूनिट सेल का हिस्सा है, तो हम कहेंगे नहीं, ठीक है। क्यों, देखो बेसिकली एक यूनिट सेल जो है होती है फेस सेंटर की, वो आपको इस तरह से दिखती है। ओके, यहाँ पे जैसे हमने भी कहा, देखो ये कितने हो गए आपको देखेंगे 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल इसी को जो है लाइन से बता रखा है इसने, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से यहाँ पे भी 6 होंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका 3D में बता रखा, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा। और इसी को हम 3D में देखते हैं तो ये बेसिकली फेस सेंटर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। एग्जैक्टली जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का। तो ये है फेस सेंटर्ड। और एक्चुअल में क्या, ये सारे के सारे, हाँ ये एक यूनिट सेल है और इसमें ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है, पर एक्चुअल में क्या पूरा का पूरा एक ही यूनिट सेल का पार्टिसिपेंट, एक ही यूनिट सेल का सारा कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पे बनता है, नहीं, ये सारे जो है कट जाते हैं बिल्कुल। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये एक क्यूब है, इसके एक फेस पे अगर कोई एटम लग रखा है जैसे ये वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का हिस्सा तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास वाले का भी इसका आधा, इसके पास वाले यूनिट के पास भी इसका आधा हिस्सा है, तो आधा हिस्सा इस वाले यूनिट का है, आधा हिस्सा इस वाले यूनिट का है। एक एटम जो है 2 भागों में रहता है, ठीक है, फेस पर जो है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर 6 फेज है, ओके, और 6 फेज पे एक एक लगा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, 6 फेज पे 6 एटम होंगे, पर उसका सिर्फ हाफ पार्ट एक यूनिट सेल का हिस्सा बनता है, तो हम यह कहेंगे कि फेस वाले जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 3 एटम, कितने, ओनली 3 एटम। और
जो कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं वो तो 1/8 करते ही हैं, और 8 कॉर्नर्स हैं तो हम कहेंगे 1। तो ये ओवरऑल कितना हो गया 4। तो फेस सेंटर जो है उसमें कितने कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं एक यूनिट सेल में? उसमें होते हैं 4। बॉडी सेंटर में होते हैं 2, प्रिमिटिव में होते हैं 1। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? ये यूनिट सेल्स है आपकी। ओके, बेसिक नॉर्मल यूनिट सेल्स, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रेवियस यूनिट सेल इनसे किस तरह से बनती है। हाँ, ये एक एंड सेंटर रह गया। एंड सेंटर में क्या होता है बेसिकली, ये जो हमने प्रिमिटिव में उसमें बता देती हूँ, यहाँ पे एंड सेंटर में जो 2 फेज होते हैं, ओनली 2, सारे के सारे फेज नहीं है, ओनली 2 फेज जो एक दूसरे के आमने सामने है, वहां पर जो है एक एक एटम लगा हुआ होगा। मान लो कि ये वाला फेज में है एक, और ये इसके सामने वाला ये। तो एंड सेंटर में क्या होगा, एक एटम यहाँ लगा होगा और एक एटम जो है वो यहाँ लगा हुआ होगा। ये 8 लगे हुए वो तो है ही। ठीक है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी उसे हम कहेंगे एंड सेंटर यूनिट सेल। क्लियर? ओके, चलो, तो ये तो हो गए इनके बेसिक्स।